नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बस इसी विधानसभा के भीतर जाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है और कोई गिर रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई रूठ रहा है तो कोई किसी को मना रहा है। इसी में अब बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है और इसी बीच बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो चौंकाने वाली आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस विधानसभा के भीतर सीएम गद्दी पर कौन बैठेगा? तारापुर का राजा होगा या फिर राघोपुर का राजा होगा या फिर वर्तमान में जो राजा जी हैं वही वहां पर बैठे रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इसी बीच कांग्रेस से भी खबर आई है कि मारा पीटी हो गई है, टिकट नहीं बटा उसके पहले ही जो घमासान है वो मच गया है। इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत आपको सीधे विधानसभा के बाहर से हम करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर हैं। सर, क्या हो रहा है? अभी टिकट नहीं बटा और मारा पीटी शुरू हो गई है। कैसे चलेगा ये चुनावी रथ कांग्रेस का या फिर कहे महागठबंधन का? बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से आपने सही कहा कि टिकट को लेकर जो एक जुनून बना हुआ है ना जी। असल में चूंकि इतना दिन से ये कवायद चल रही है टिकट बटने की, अब आएगा टिकट, अब आएगा सिंबल, अब आएगा। तो अब जब सिंबल लेके पहुंचे हैं अल्लाह बलू राजेश राम, तो समर्थक है, किसी को पता चल रहा है कि मेरा टिकट कट गया, किसी को है कि मिल गया, तो खुशी भी है, गम भी है। तो जिनको नहीं मिला आज हंगामा हो गया और हंगामा ऐसा वैसा नहीं हुआ, कहिए तो एक तरह से जान बचा के भागना पड़ा राजेश राम। हमला किया गया। हाँ, राजेश राम की गाड़ी पर लोग चढ़ गए, सबको करना पड़ा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब सब्र का बांध हम नेताओं का टूट रहा है। टूट गया सब्र का बांध टूट गया और काफी वहाँ पर स्थिति समझिए कि कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पर हो सकती थी। लेकिन थैंक्स गॉड फिर सब लोग निकले, पुलिस को भी खबर की गई और वो लोग निकले जी, जान बचाकर वहाँ से राजेश राम और अल्लावरू जाना पड़ा। ये है चिंता का विषय। खैर, कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस जो है अपनी एक लिस्ट जारी कर देगी। जो सवेरे हमने कहा था कि 70 का सिंबल आ रहा है, 50 नामों की जो सूची है, हो सकता है उसमें से भी कुछ कम, पहले फेज वाली करीब 30-35 की सूची आज जारी हो सकती है, जो हमारे सोर्स बोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपने वंदना जी ने भी उठाया था, 20 साल से ये तख्ती लगी हुई है विधानसभा में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चैम्बर है। क्या इस चैम्बर में 14 नवंबर के बाद वो तख्ती बरकरार रहेगी या फिर कोई नई तख्ती लगेगी? जी, तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी? जी, तारापुर का बेटा या फिर राघोपुर की जनता जिसे चुन रही है वो कौन देगा सीएम? कौन देगा बिहार को सीएम, राघोपुर या तारापुर? जी, आज इस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिर क्या है, संभावना क्या है। क्या नीतीश कुमार की वो तख्ती कंटिन्यू रह जाएगी या फिर इसमें कोई फेरबदल होगा? देखिए, आज जो राघोपुर में नॉमिनेशन हुआ और कल जो सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन हुआ, दोनों में अंतर समझिए। केवल लालू परिवार गया था वहाँ पर, कोई और नहीं था। लेकिन कल जो हो रहा है सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे ये भी तो देखने को मिल रहा है कि एनडीए के भीतर एकजुटता है, भले दिखे ना दिखे। हम वो एकजुटता है नहीं है तो टिकट वितरण में पता चल गया, उस पर हम नहीं जान रहे हैं कितनी एकजुटता है, ये सबको पता चल गया एनडीए में। लेकिन जो सीएम फेस है, हम सीएम फेस की बात कर रहे हैं कि आपका सवाल है कि कौन देगा सीएम? बिहार को सीएम राघोपुर देगा या तारापुर देगा? तो राघोपुर का तो आज सीन आप देख लिए, ना मुकेश सहनी गए, ना कम्युनिस्ट के लीडर गए, ना कांग्रेस को लीडर गए। लेकिन कल जो हो रही है नॉमिनेशन सम्राट चौधरी का, उसमें कितने राज्यों के समझिए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सहयोगी दल के नेता जा रहे हैं। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एक सिंहासन की जो ताजपोशी की पूर्व तैयारी होती है, वो प्रोजेक्ट एनडीए करना चाहता है कि सम्राट चौधरी की ताकत क्या है और सम्राट चौधरी को भाजपा किस रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। तो एक मैसेज कल के नॉमिनेशन से दिया जाए। जिस सवाल ये भी है कि तारापुर से सम्राट चौधरी कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव ने कर दिया है, तस्वीरें सामने आ गई हैं और ऐसे में अब तारापुर में सम्राट चौधरी को कौन टक्कर देगा और राघोपुर में तेजस्वी को हराने के लिए कौन मैदान में आएगा? लोग पूछ रहे हैं। देखिए, 6 बार सम्राट चौधरी के पिताजी वहां से चुनाव जीते हैं तारापुर से, एक बार उनकी माताजी जीती हैं। तो
उनका अपना इलाका गृह जिला है, 7-7 बार वहाँ के उनके परिवार के लोग विधायक रहे, हारे भी हैं, उनके भाई हारे भी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जिस पर भाजपा ने अपना पूरा दाव लगा दिया, पूरा मतलब कहते हैं ना कि 100% दाव लगा देना पूरे बिहार के बीजेपी पॉलिटिक्स का, तो कल इसकी एक परीक्षा वहाँ होगी। आपका सवाल था कि चुनौती कौन देगा? तो देखिए हमारे पास जो खबर है, पहले ये तय था कि वीआईपी के बिंद जी वहां से लड़ेंगे, टिकट सिंबल सब तमाम तरह की चीजें हो गई, लेकिन अब महागठबंधन अपने स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है। और जो हमारी पास खबर है कि अरुण शाह जो तारापुर में, आपको ध्यान होगा कि बाय इलेक्शन हुई, लड़े थे वो, और 22 वोटों का 90% हिस्सा जो है अरुण शाह ले गए थे। तो महागठबंधन चाहता है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसमें हम कटौती करें और अरुण शाह को उतारकर 22 का वोट काट दें, बाकी महागठबंधन का ऐड उसमें करें और सम्राट चौधरी को तारापुर से पटना आने ही नहीं दें। जो बीजेपी का सपना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेस के तौर पर उन्हें देखना है, उसको जो है खत्म करने की कोशिश है। जी, इसके साथ साथ राघोपुर में तेजस्वी को कौन टक्कर देने जा रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर तो मैदान छोड़कर भाग निकले, अब कौन आ रहा है तेजस्वी को सामने, तेजस्वी को टक्कर देने? देखिए, तेजस्वी को टक्कर देने के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है अभी लोजपा उहापोह में है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लोजपा ने ये सीट नहीं ली है, भाजपा वहां पे चुनाव लड़ेगी, थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। एक ही नाम गया है सतीश राय का, जो राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, तो सतीश राय के नाम पर एक मुहर लग सकती है। क्योंकि आप अगर राघोपुर के इलाके में जाएंगे तो आपको एक जनरल फीडबैक मिलेगा कि अगर तेजस्वी यादव को कोई हरा सकता है या चुनौती दे सकता है तो वो सतीश राय ही है, सतीश यादव ही है, वही हरा सकते हैं। भाजपा ने भी इसीलिए एक ही नाम भेजा है। लेकिन जो सीट शेयरिंग वाला मामला फंसा हुआ है, इसमें चिराग को भी कहा जा रहा है कि ये सीट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार रिस्क नहीं लिया जा सकता। वो चाहते हैं कि तेजस्वी को वहीं, जैसे सम्राट चौधरी को घेरने की रणनीति बन रही है अरुण शाह को उतारकर, उसी तरह सतीश यादव को उतार के एक रणनीति बन रही है कि घेरा जाए तेजस्वी यादव को। इसीलिए सतीश यादव को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। और जो हमारे सोर्स है कि लोजपा ने वो सीट नहीं ली है, दूसरी लिस्ट भाजपा की आ गई है, नाम का डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें जरूर सतीश यादव पर भाजपा एक दाव खेल सकती है, एनडीए एक दाव खेल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत पसंद करते हैं सतीश यादव को, बीजेपी के तो लोकप्रिय है सालों भर। और साथ ही तेजस्वी को जिस तरीके का घमंड हम कह सकते हैं, जिस कॉन्फिडेंस में जीते हैं कि हम अगर राघोपुर पे ताल ठोकते हैं तो जीत तो पक्की है, तो इसे भी टक्कर दिया जाएगा। कहावत है ना भाई, सियासत में अगर राजा को ही मार दीजिएगा तब तो युद्ध आप जीत गए, बाकी जो जीतते रहिए। तो अगर हरा देते हैं तेजस्वी यादव को या हरा देते हैं सम्राट चौधरी को, तो मैसेज क्या जाएगा कि आपका तो राजा ही हार गया, बचा क्या आपका। तो ये तैयारी उस हिसाब से हो रही है कि चुनौती उसको दिया जाए, उसको चुनौती दिया जाए, तो यही तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ बिहार में जो एक्टिविटी चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसको देख के क्या लगता है इसका असर चुनाव पर? अभी तो इलेक्शन सामने है, इसके बाद रिजल्ट पर, क्योंकि सीट शेयरिंग में इतना माथापच्ची हो रही है, मतलब सीट शेयरिंग हुआ नहीं कि जाकर अभी नामांकन कर लिए, पहले ही अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो इसका क्या लगता है चुनावी परिणाम पर कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा, इसका असर बहुत पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो जान रही है ना, पब्लिक तो देख रही है ना कि कोई तालमेल ही नहीं है, कोई यही है नहीं। इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करना लगता है छूट गया है। मुकेश सहनी आज पूरे दिन इंतजार करते रहे कि तेजस्वी यादव का फोन आएगा, लेकिन वो फोन उनको नहीं गया। वो फोन उनको नहीं गया तो मतलब समझिए कि पेच अभी बहुत फंसा हुआ है। जी सर, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए तेजस्वी यादव ने भी अब सीटों को फिक्स कर दिया है, बातें बन गई हैं, 18 सीटों पर बात हो गई, तो फोन क्यों नहीं गया? सीट की बात नहीं है। देखिए, जो एक्चुअल वो लड़ेंगे वो संख्या 10-11 के आसपास ही होगी, बाकी जो होगा वो आरजेडी का कैंडिडेट होगा या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, ये आप मान के चलिए। अगर अरुण शाह को अगर वीआईपी से ही लड़ना होगा तो फिर वो
लड़ेंगे वो राजद के टिकट से लड़ेंगे, उनका कैंडिडेट होगा ये। मन में क्या चल रहा है? आपने जैसा कि कहा कि मुकेश सहनी इंतजार करते रह गए और फोन कॉल नहीं गया, तो क्या हो गया है अचानक से? क्या तेजस्वी का भी मन भर? हमको ऐसा लग रहा था कि आज ये मामला सलटेगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस का मामला लेट हो गया और अभी आपने बताया ना भी क्या क्या हो गया एयरपोर्ट पर, तो एक बार कांग्रेस की तरफ से क्लियर हो जाएगा तब तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों को, चाहे वो पशुपति पारस हैं, मुकेश सहनी है, आईपी गुप्ता है, इन लोगों के नामों का ये कर देंगे। और एक खबर अभी तुरंत आई है, उसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं कि दिनारा को लेकर नीतीश कुमार ने आज भी एक बहुत ही गहन मीटिंग की है। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि दीघा की सीट जनता दल यूनाइटेड से जय कुमार सिंह को लड़ाना है, आप लोग व्यवस्था बनाइए कि उस सीट कैसे जनता। अभी तो हाल ही में जय कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम ने इस्तीफा भी दे दिया। वो तो भावना में आके दे दिया, गुस्से में आके दे दिया, लेकिन जब नीतीश कुमार को पता चला कि उनके सबसे मजबूत सहयोगी ने साथ छोड़ दिया है, तो एक बार फिर से, कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक हुई है, हमको लगता है कल इस पर एक डिसीजन हो जाएगा कि जय कुमार सिंह को लड़ाना है दिनारा से। नीतीश कुमार के तरफ से पूरा दबाव भाजपा पर भी है। मतलब तो ये भी है ना कि जब सीटों का चयन किया जा रहा था उस समय नीतीश कुमार से कुछ पूछा नहीं गया? ऐसा नहीं है, देखिए कहीं न कहीं तो चूक हुई है, तब ना इतना रायता फैला है। अगर चूक नहीं होती तो इतना रायता फैलता कैसे? चूक हुई है तो रायता फैला हुआ है। तो कोशिश है कि जय कुमार सिंह को दिनारा से लड़ाया जाए और उसके एवज में उपेंद्र कुशवाहा को कोई दूसरी सीट दे दी जाए। इस तरह की आज चर्चा सीएम हाउस में भी हुई है और हमको लगता है कल इस पर एक फैसला जो है नीतीश कुमार ले लेंगे और इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, कल रात से ही चर्चा थी। रात के 12 बजे जब सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। उसके बाद ऑल इज वेल, हाँ ऑल इज वेल। तो किस ऐसी क्या शर्तें रखी गई, कैसे मनाया गया उपेंद्र कुशवाहा को? कौन सी ऐसी सीट या फिर कुछ ऐसा पद या ऑफर दे दिया गया जिससे कुशवाहा जी मान गए? एक महुआ सीट के लिए था, उनका ज्यादा जोड़ महुआ सीट के लिए था, तो लगता है कि महुआ पर बात बनी है क्योंकि उनके पुत्र दीपक कुशवाहा को वहां से लड़ना है। इसके अलावा जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि एक एमएलसी की सीट, हमको लगता है कि जो सासाराम वाली बात हम कर रहे हैं, हो सकता है सासाराम वाली सीट में वो अपनी पत्नी को ना लड़ाकर एमएलसी की जो सीट होगी उसको वो दे सकते हैं अपनी पत्नी को, और या अपने बेटे को, अगर महुआ नहीं मिला तो अपने बेटे को एमएलसी बनाएंगे और बाकी एक सीट को वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का एक फार्मूला निकाला गया हमेशा के बैठक में। और जो शर्तें थी, जो बातें थी, जो पुरानी बातें हैं कि केंद्र में मंत्री बनना है, ये सब होना है, तो वो सब चीज़ें फिर एक बार रिन्यूअल हुई है। लेकिन लगता है कि महुआ और जो सासाराम वाली सीट है उसमें से एक सीट जो है इधर उधर होगा और वहाँ से जो कैंडिडेट चाहे उनकी पत्नी या बेटा जो भी विड्रॉल होगा वो एमएलसी के तौर पर फिर वही सामने जो आप विधान परिषद देख रहे हैं वहाँ पे आके बैठेगा। यही डील हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, बिहार विधानसभा परिसर में हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि इसी विधानसभा में आने के लिए माथापच्ची चल रही है, मारा पीटी भी हो गई है और अभी तो सिर्फ सीट शेयरिंग हो रही है। आप सोचिए कि जब वोटिंग होगी, जब परिणाम आएगा ठीक 1 महीने बाद, इसी के भीतर आने वाले जो विधायक जी चुने जाएंगे और विधायक जी के बाद चुने जाएंगे मुख्यमंत्री, तो बिहार में क्या खेल होगा। बाकी देखते रहिए स्टार टीवी बिहार, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप तक हम पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।